दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित हैं अपडेट वाला न्यूज के साथ। हम बात कर रहे हैं आज की उन तमाम बड़ी खबरों की जिन पर बनी रहेगी सबकी नजर। साथ ही आज का मौसम पूर्वानुमान, आज का अलर्ट, कहां हो सकती है भारी बारिश व कहां रहेगा शुष्क मौसम। तो आइए जानते हैं सभी तमाम खबरों को, यानी कि आज की टॉप 10 न्यूज को। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे आपको ऐसी अपडेट व अलर्ट न्यूज मिलते रहे। दोस्तों पहली अपडेट आपके लिए रोजाना की तरह निकल कर आ रही है स्काईमेट वेदर मौसम विभाग से। संपूर्ण भारत का 28 अगस्त 2018 का मौसम व मानसून पूर्वानुमान। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों देश भर में फिलहाल कैसा बना हुआ है मौसमी सिस्टम। दोस्तों पूरे देश में अभी जो है मानसून की अक्षीय रेखा जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में जम्मू से पूर्व केंद्रीय खाड़ी से जा रही है। वहीं पूर्वी तट से श्रीलंका तक एक ट्रफ रेखा जा रही है और पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में एक चक्रवातियों का क्षेत्र बना हुआ है। गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इससे सटे गंगी पश्चिम बंगाल की ओर उत्तरी ओडिशा पर है। पूर्व असम पर एक चक्रवातियों का क्षेत्र है और दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। वहीं उत्तरी जम्मू कश्मीर पर एक पश्चिमी विक्षोभ स्थित है। आप जानते हैं दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया मौसम। दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान देश में जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई है। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीदें हैं। तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत, विदर्भ, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश देखी गई है। अब जानते हैं दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा देश का मौसम। दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान देश में विदर्भ के कुछ हिस्सों में, आंतरिक ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की उम्मीदें हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि विदर्भ, ओडिशा, छत्तीसगढ़ इन तीन राज्यों में भारी वर्षा हो सकती है 24 घंटे के अंदर। तो यहाँ के लोग सावधान रहें। पूर्व मध्य प्रदेश, झारखंड के हिस्से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों के एक दो हिस्सों में भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं बिहार, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्से, पंजाब के हिस्से, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीदें हैं। वहीं देश के बाकी हिस्सों में जैसा मौसम सामान्य अभी तक था वैसा ही रहेगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, यानी कि उनका परिवर्तन होता है मौसम में, तो उनका अपडेट आपके लिए हम तुरंत लेकर आएंगे। साथ ही बाकी हिस्सों में हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है। जिन स्थानों में अभी तक वर्षा नहीं हुई है, यदि उनका आज वर्णन नहीं है, तो वहाँ वैसा ही मौसम रहेगा जैसा 24 घंटे के लिए था। तो अधिक चिंतित ना हो, जैसे ही आपके लिए कोई अपडेट आएगी हम आपको तुरंत उससे अपडेट करेंगे। तो अगली अपडेट आपके निकल कर आ रही है आज की तमाम बड़ी खबरों में से। चीन अमेरिका ट्रेड वार से भारत को फायदा कैसे। दोस्तों चीन और अमेरिका के आपसी टकराव में भारत को फायदा मिल सकता है। वाणिज्य विभाग की एक स्टडी के अनुसार चीन के कमोडिटी बाजार में भारत अमेरिका की जगह भर सकता है। चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर भारी आयात शुल्क लगा दिया है, जिससे वजह से अमेरिकी सामान काफ़ी महंगे हो गए हैं। ऐसे में भारत के लिए यह मौका है कि वो अमेरिका की वस्तुओं की जगह अपने उत्पादों को पेश कर सके। एक स्टडी के अनुसार भारत कम से कम 100 अमेरिकी उत्पादों की जगह अपने उत्पाद को चीनी बाजार में पेश कर सकता है। स्टडी के अनुसार भारत के लिए यह मौका है कि वो चीनी बाजार में कपास, बादाम, गेहूँ, मक्का और ज्वार को उतारे, ताकि अमेरिका से खाली हुई जगह को कोई और न लपक ले। दोस्तों अगली अपडेट आपको निकल कर आ रही है। राहुल को आरएसएस का न्योता। कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते लंदन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की तुलना कट्टरपंथी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। राहुल की इस तुलना से आरएसएस ने नाखुशी जताई थी और अब आरएसएस अगले महीने 3 दिन का संवाद कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसमें वो वक्ता के तौर पर राहुल गांधी को भी आमंत्रित कर सकता है। आरएसएस का कहना है कि राहुल को समझ नहीं है कि इसलिए उन्होंने ऐसी तुलना की है। उन्हें पता भी नहीं है कि आरएसएस एक ऐसा दल है जो कि भारत की रक्षा के लिए कार्य करता है। आरएसएस के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अरुण कुमार ने राहुल गांधी को खुद ही कहा है कि वो भारत को समझने की कोशिश करें। जो अब भी भारत को नहीं समझ पाया है वो आरएसएस को कैसे समझ पाएगा। राहुल गांधी को पहले यह जानने की जरूरत है कि मुस्लिम ब्रदरहुड अलग अलग देशों में क्या कर रहा है। आरएसएस एक संवाद कार्यक्रम में सीपीएम प्रमुख सीताराम येचुरी को भी बुला सकता है। अगली अपडेट है दोस्तों आपके लिए। राहुल गांधी की घोषणा से खुश है शरद पवार। दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि वो राहुल गांधी की उस घोषणा से खुश है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लक्ष्य से काम नहीं कर रहे हैं। पवार ने कहा कि विपक्ष का लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2019 के आम चुनाव में जिस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलेगी वो ही पीएम की कुर्सी पर बैठेगा। पवार ने कहा कि चुनाव में बीजेपी को पहले सत्ता से हटाने की जरूरत है। हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना है। जिस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलेगी वो पीएम पद के लिए दावा पेश कर सकता है। मैं खुश हूं कि कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने ऐसा ही कहा कि वो पीएम पद की रेस में नहीं है।
शरद पवार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में गैर बीजेपी दलों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की भी वकालत की है। पवार ने कहा कि बिना पीएम पद पर दावा किए 1977 और 2004 में भी चुनाव लड़े गए थे। शरद पवार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बदले बैलेट पेपर लाने की भी मांग की है। अगली अपडेट दोस्तों आपके लिए रूस से उम्मीद। भारत अब भी परमाणु आपूर्तिकर्ताओं के समूह न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। भारत के विदेशी सचिव विजय गोखले पिछले हफ्ते रूस के दौरे पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई महीने में रूस की अनौपचारिक यात्रा पर गए थे। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत NSG में शामिल होने के लिए ताकतवर देशों से लॉबिंग कर रहा है। NSG उन देशों का खास क्लब है जो परमाणु तकनीक और आणविक सामग्री का व्यापार करते हैं। भारत को लगता है कि वो रूस के जरिए इस समूह में पहुंचने की कोशिश करके अंजाम तक पहुंच सकता है। 48 सदस्यों वाला यह समूह किसी नए सदस्य को शामिल करने के लिए सहमति के सिद्धांत पर काम करता है। इस समूह में शामिल होने के लिए परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करना जरूरी है और भारत ने अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत का तर्क है कि परमाणु हथियारों के प्रसार के मामले में उसका रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए समूह में NPT पर बिना हस्ताक्षर किए वह जगह बना सकता है। अगली अपडेट है दोस्तों आपके लिए म्यांमार में किया खंडन। दोस्तों म्यांमार ने संयुक्त राष्ट्र की उस रिपोर्ट को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि रखाइन प्रांत और दूसरे इलाकों में हुए जनसंहार के लिए देश के सेना प्रमुख और 5 दूसरे बड़े सैन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। इस रिपोर्ट में उन पर युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार के आरोप लगाए गए हैं। यह रिपोर्ट सैकड़ों साक्षात्कारों पर आधारित है और इसमें म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुई हिंसा के लिए संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी कड़ी निंदा तौर पर देखा जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा के वास्तविक खतरों को देखते हुए कहा जा सकता है कि सेना ने लगातार भेदभाव की रणनीति अपनाई है। वो म्यांमार के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि होदो सुवान ने इस रिपोर्ट को एक तरफा बताया है और इन सैन्य अधिकारियों पर जो है कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। तो अगली अपडेट आपके निकल कर आ रही है NDTV इंडिया से। जांच में खुलासा, पायलट के रोने और चिंता में होने के कारण हुआ भीषण नेपाल विमान हादसा। दोस्तों इस साल नेपाल में US बंगला विमान इसलिए हादसे का शिकार हुआ था क्योंकि विमान का पायलट उड़ान के दौरान भावनाओं में बहकर रो पड़ा था। नेपाल में इस साल मार्च में हुई विमान हादसे की गुत्थी सुलझ गई है। इस साल के मार्च में नेपाल में US बांग्ला विमान इसलिए हादसे का शिकार हुआ था क्योंकि विमान का पायलट उड़ान के दौरान भावनाओं में बहकर रो पड़ा था। इस हादसे में 51 लोगों की मौत हुई थी और नेपाल के जांचकर्ताओं की एक रिपोर्ट के अनुसार ढाका से काठमांडू जाने वाला US बांग्ला एयरलाइंस के इस विमान में 67 लोग और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। 12 मार्च को यह विमान काठमांडू से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हवाई पट्टी से फिसलकर फुटबॉल मैदान में चला गया था, जिसके बाद विमान में आग लग गई थी। इस संबंध में जांच के लिए नेपाल सरकार के नेतृत्व में जांच अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिसमें यह खुलासा हुआ है। दोस्तों अगली अपडेट आपको निकल कर आ रही है आज तक से। नोटबंदी पर आरोप से नाराज बैंक, राहुल सुरजेवाला पर मानहानि का केस। दोस्तों अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ADCB ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ आरोप लगाया है कि आपराधिक मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। दरअसल मामला 2016 में नोटबंदी के दौरान शुल्क शुरू के 5 दिनों में 750 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलने के घोटाले में बैंक के शामिल होने के आरोप को लेकर है। सरकारी बैंक और उसके अध्यक्ष अजय पटेल की ओर से दाखिल याचिका में दलील की गई है कि दोनों नेताओं ने बैंक के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होने वाली है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप लगाते हुए 22 जून को ट्वीट किया था कि बधाई हो अमित शाह जी, डायरेक्ट अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक का आपके बैंक को पहले 5 दिनों में 750 करोड़ के पुराने नोट बदलने के लिए पहला पुरस्कार मिला है। लाखों भारतीयों की जिंदगी नोटबंदी की तबाही हो गई है। आपकी इस उपलब्धि को सलाम है। दोस्तों इस बयान के पीछे जो है बैंक ने इनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस मानहानि केस की। दोस्तों ये थी आज की तमाम बड़ी व छोटी व अपडेट अलर्ट न्यूज़। हमने जाना आज का मौसम पूर्वानुमान, कहाँ होगी बारिश, कहाँ रहना लोगों को सतर्क। इसी प्रकार की देश दुनिया की तमाम खबरों को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज़ को, वो बेल आइकन दबाएं जिससे आपको इसी अपडेट व अलर्ट न्यूज़ मिलती रहे। साथ ही आप अपडेट रहे देश दुनिया की तमाम छोटी व बड़ी खबरों से और आने वाली परेशानियों से जिसे अपडेट रहे। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सभी लोग आज की तमाम बड़ी और छोटी खबरों से अलर्ट रह सके, वह जान सके देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को और मौसम विभाग को जान सके कि आज कितनी होने वाली बारिश, कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।